ओके ओके, हमने सॉलिड्स पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे गैसेस। गैस लॉस के बारे में आप फेमिलियर होंगे वैसे भी, ओ लेवल्स में भी पढ़े होंगे, शायद फिजिक्स में जो लोगों ने ली हुई है उनको आइडिया होगा। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ये भी हमने ओ लेवल्स में पढ़ी थी, अब थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आइडिया ये है काइनेटिक थ्योरी का कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, वो रैंडम और रैपिड मोशन में होते हैं, राइट। और मजे की बात ये है कि ये थ्योरी तब दी गई थी जब even the idea of atom was not proven. It was just a theory, and still like 80-90% of it still is applicable. Oh, just give me a minute. Hello. Okay. राइट, तो मैं ये कह रहा था ये आइडिया तब दिया गया था जब इवन द एटम्स वर नॉट प्रूवन। स्टिल इट इज क्रेजी ऑलमोस्ट यार, स्टिल 80% ऑफ इट स्टिल इज एप्लीकेबल। एटम का आइडिया तक प्रूवन नहीं था, एंड स्टिल जो है वो काफी हद तक अप्लाई होती है। इसकी assumptions क्या थी? Kinetic theory के gas molecules move randomly and rapidly. We know that. Now it's proven. Average kinetic energy of gas particles is directly proportional to temperature of the gas in Kelvin. This is also proven कि जो kinetic energy होती है gas molecules को directly proportional होती है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो kinetic energy बढ़ती है, टेम्परेचर कम करते हो तो kinetic energy कम हो जाती है, right? All collisions are perfectly elastic. Collisions between molecules and walls of container give rise to pressure. We know that pressure is force per unit area. तो जो molecules एक कंटेनर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हिट करते हैं जब उसको जाके, तो जो कंटेनर को जो फील होता है उस टाइम पे वो क्या होता है? प्रेशर होता है। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। नाउ देयर आर टू मोर assumptions. uh, I put them in bold because they are not applicable in all situations. Assumptions क्या है इसकी? पहली ये है, फिफ्थ नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ नंबर, दैट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। वही कहते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इमेजिन दिस एज यू नो, लेट्स से एक बहुत बड़ा शादी हॉल है और आप हम जितनी क्लास में लोग बैठे हैं 5 लोग हैं। बहुत बड़ा शादी हॉल है, हम लोग 5 लोग हैं, तो ये assumption ये कह रही है कि हमारा जो वॉल्यूम होगा, और हम वो पांचों लोग जो हैं वो शादी हॉल के डिफरेंट एरियाज में हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है, इट इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन अस, एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अस। दैट्स व्हाट इट सेज। इट मेक्स सेंस ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा डिस्टेंस इतना ज्यादा है एक दूसरे से, इट्स गोइंग टू बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू आवर वॉल्यूम। सो अट्रैक्ट, और सिक्स ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो नेग्लिजिबल होती है फॉर द सेम रीजन। अब अगेन, अगर हम, मैं ये सिचुएशन इसलिए कह रहा हूँ कि जो शादी हॉल है वो एक कंटेनर है और हम लोग जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सिंस दैट वी आर सो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Sir, क्या है? क्या? are you sharing the screen? या आई एम। I can't see it. It's not visible. नोबडी कैन? I can't see either. Do व्हाई डिडंट यू टेल मी? व्हाई डिड यू गाइस टेल मी? जल्दी बता दिया करो, स्क्रीन इज ऑलवेज शो। Okay. सो गैस मॉलिक्यूल्स, ये मैंने बताया आपको, एक दफा पढ़ लो, गिविंग यू 1 मिनट। ठीक है, अच्छा।
अच्छा पहले गैस लॉज थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ये assumption 4, assumption 5 और assumption 6 के ऊपर फर्दर बात करेंगे। गैस लॉज हमने पढ़े हुए हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है गैस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। जितना प्रेशर बढ़ाते हो उतना वॉल्यूम कम हो जाता है। P is inversely proportional to 1 over V, PV is equal to constant, which means कि अगर लेट्स से प्रेशर भी 5 था और वॉल्यूम भी 5 था तो कांस्टेंट क्या था? 25। तो अगर मैं प्रेशर डबल करूं यानी कि प्रेशर 10 करूं तो वॉल्यूम को 2.5 हो जाना चाहिए टू मेंटेन दिस कांस्टेंट। दैट्स व्हाट बॉयल्स लॉ स्टेट्स। जब प्रेशर जितना बढ़ाते हो वॉल्यूम उतना हाफ हो जाता है। प्रेशर डबल करोगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, प्रेशर हाफ करोगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन वी हैव चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ता है। ये हमने ओ लेवल में भी पढ़ा था, ये आप लोगों ने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, so they are going to occupy more volume, ठीक है। तो जो बॉयल्स लॉ है दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है वी ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड देन वी हैव एवोगैड्रोस। व्हाट डज एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स? एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि equal volumes of any gas contains the same number of molecules, same number of moles। ये हमने पढ़ा था। मोल्स के अंदर हम कहते थे कि एक मोल किसी भी गैस का ले लें तो उसमें 24 डीएम क्यूब होगा, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 डीएम क्यूब। दैट्स व्हाट वी स्टडीड इन ओ लेवल्स एज वेल। वो यही कह रहे हैं कि जितना वॉल्यूम लोगे उतने मोल्स होंगे। वॉल्यूम और मोल्स जो हैं गैस के दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने मोल ज्यादा होंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक मोल है तो वो 24 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 मोल होंगे तो 48 करेगा, 3 मोल होंगे तो 72 करेगा डीएम क्यूब ऑक्यूपाई, तो दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज योर थर्ड लॉ, ठीक है। उसके बाद हमारा एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस लॉ, जो कि बेसिकली इट इज एक्चुअली sort of a universal set of all the gas laws. So we know that PV is equal to constant, V over T is equal to constant, V over N is equal to constant. We just combine them together. तो न्यूमरेटर में आ गए प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स थी, मोल्स की और टेम्परेचर की, वो हमने डाली नीचे। दैट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट K4 जिसको हम कहते हैं R। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। PV over NT is equal to R। R is universal gas constant। इसकी वैल्यू आप इतनी दफा यूज करेंगे आपको याद हो जाएगी, 8.3 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है PV is equal to nRT। दिस इज द आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन, कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ये हम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होगी। कभी इनमें से एक क्वांटिटी आपको बेसिकली नहीं दी होगी। R is always given, R we all know, all will always know R, that is 8.31। बाकी सारी क्वांटिटीज में से 3 गिवन होंगी और एक निकालनी हुआ करेगी, ठीक है। इसमें यूनिट्स पे ध्यान रखना है हमने। प्रेशर जो है वो पास्कल में है, वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में है, यानी कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। N is number of moles, temperature is in Kelvin। Like for example, this is a practice question। So temperature दिया हुआ है आपको 60 डिग्री सेल्सियस, which means कि आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 में ऐड करना पड़ेगा। Then you are given 103 किलो पास्कल प्रेशर, इसका मतलब है इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं। आपने क्या निकालना है? आपने मैथ निकालना है बोलिए, ठीक है। हाँ ओके। मैथ कैसे निकालेंगे आप? देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कहीं पे भी मैथ तो है ही नहीं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स है, और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? मैथ ओवर एम आर। तो मैथ कैसे निकलेगा? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम आर। इसका मतलब एम आर तो मुझे पता होगा, ऑब्वियसली मुझे कंपाउंड का पता होगा तो एम आर में निकाल लूंगा, बट जो मोल्स हैं वो मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब मोल्स कैसे आएंगे? मैं इस इक्वेशन से मोल्स निकालूंगा और उसके बाद फिर इसका मैथ, ठीक है। P is equal to nRT, so I'll calculate moles and then I can calculate the mass. How will I do that? PV is equal to nRT, pressure 10 to raise power 3, ये किलो पास्कल से पास्कल में कन्वर्ट किया 10 to raise power 3 से मल्टीप्लाई करके। Then you have volume, it was in meter cube so we didn't convert it। We are calculating moles। R is 8.31, T is 273 plus 60,
60 वाज इन सेल्सियस और 273 में ऐड किया है तो कन्वर्टेड इनटू केल्विन। तो ये पूरे इस पूरे पोर्शन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.19। मोल्स आ गए आपके पास। मैथ्स का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम आर। मोल्स 0.197। अमोनिया का एम आर NH3 का 14 + 3 17 होता है तो आंसर आता है 3.4 ग्राम्स। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है हमारे पास? ये तो मैंने तुम लोगों को पीवी इक्वल टू एनआरटी तो बता दिया। अब दो एजम्पशंस जो थी ना, एक एजम्पशन ये कहती थी, एक एजम्पशन हमें ये कहती थी कि लेट मी गो बैक टू दैट एजम्पशन। अच्छा, तो इनमें से एक एजम्पशन हमें ये कहती थी ये कि वॉल्यूम जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अब इमेजिन करो, अभी तो मैं इमेजिन करवा रहा था तुम लोगों को कि हम लोग जो है वो एक शादी हॉल में है, 5 लोग हैं, पांचों डिफरेंट एरियाज में बैठे हुए हैं, तो इट मेक सेंस कि यार हमारा जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अस। बट अगर यही 5 लोग एक छोटे से कमरे में, तो नाउ आवर वॉल्यूम इज गोइंग टू मैटर। ठीक है, नाउ आवर वॉल्यूम इज गोइंग टू मैटर। अब ऐसा नहीं होगा। उस टाइम पे तो आप कह सकते हैं कि अच्छा हाँ प्रेशर मैंने बढ़ाया है तो वॉल्यूम मेरा हाफ हो गया, मेक सेंस। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल जब हम कहते हैं ना बॉयल्स लॉ के हिसाब से कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम हाफ हो जाता है, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये इस बेसिस पे है कि वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स का है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, हम सिर्फ ये करते हैं कि लेट्स से 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम था, मैंने प्रेशर बढ़ाया वो 50 सेंटीमीटर क्यूब रह गया, द मॉलिक्यूल्स केम क्लोजर। बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द मॉलिक्यूल्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो बॉयल्स लॉ था हमारे पास, वी आर नॉट कंसिडरिंग द volume of gas molecules, but it's not going to be negligible all the time, क्योंकि अगर आपका कंटेनर छोटा है तो फिर गैस मॉलिक्यूल्स जो है देयर वॉल्यूम इज गोइंग टू मैटर। ठीक है, तो जब प्रेशर आप जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो हाफ नहीं होने वाला, क्योंकि वॉल्यूम फिर गैस मॉलिक्यूल्स का भी कंसिडर करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल कि उसने कहा था 100 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम है, मैंने प्रेशर डबल किया, ये 50 रहेगा। ठीक है, ये सिनेरियो इज फाइन फॉर थिंग्स जहाँ पे कंटेनर का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, वहां पे हमने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल छोड़ दिया हो, यार वो है ही, इग्नोर कर सकते हैं उसको, क्योंकि बाकी जो डिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा है। लेकिन अगर कंटेनर बहुत छोटा है डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब ये होगा कि लेट से मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब है। अब प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी ऐड होगा। ठीक है, तो आपका प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम एग्जैक्टली हाफ नहीं होगा, हाफ से ज्यादा रहेगा, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनका वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये वाली जो assumption है कि मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है इट इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होल्ड करती है सिर्फ उन केसेस में जहां पे वॉल्यूम कंटेनर का बहुत बड़ा है। लेकिन आप शादी हॉल में बैठे और लोग बहुत कम हैं। लेकिन आप कमरे में आ गए तो वही कम लोग उनका वॉल्यूम मैटर करेगा। ठीक है, और ये सेम सिनेरियो इसमें भी है, सेम सिनेरियो इस दूसरी उसमें भी है कि अ, जो हमारा दूसरा था कि अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में निग्लिजिबल है। जब तक तो शादी हॉल में हो, आप दूर दूर हो, एक बड़े कंटेनर में हो, तब तक तो ठीक है, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस निग्लिजिबल है। लेकिन आप छोटे कमरे में आ जाओगे, जब जब छोटे कमरे में आ जाओगे तो ये निग्लिजिबल नहीं रहेंगी। आप मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी मच क्लोजर। तो एक्चुअली होगा ये कि अगर लेट्स से वॉल्यूम 100 है और छोटा कमरे की बात कर रहा हूँ मैं, आपने प्रेशर डबल किया है, वॉल्यूम 50 हो गया। ठीक है, अब
इस पे सिनेरियो ये होगा कि जब वॉल्यूम तुमने हाफ किया ना, तो मॉलिक्यूल्स क्योंकि और करीब आ गए, एक तो ऑलरेडी छोटा कंटेनर था, आपने वॉल्यूम हाफ, आपने प्रेशर डबल किया, मॉलिक्यूल्स और करीब आ गए। करीब आने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस सिर्फ मतलब एक्टिवेट नहीं होती, बल्कि ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। तो आप जो है ना, मॉलिक्यूल्स जितना उनको करीब आना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो आपका वॉल्यूम 50 नहीं होता, आपका वॉल्यूम 50 से भी नीचे चला जाता है। तो दो सिनेरियोज है यहाँ पे। एक में क्या था, एक में ये हो रहा था, जो पिछली वाली assumption थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी ऐड होगा, तो आपका वॉल्यूम जो है वो हाफ नहीं होता, हाफ से ज्यादा रह जाता है। और दूसरी assumption ये है, जो दूसरा वाला सिनेरियो, उसमें ये है कि क्योंकि मॉलिक्यूल इतना करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम हाफ के बजाय और कम हो जाता है। इसको अगर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँ यहाँ से, तो यही रीजन है, ये देखो। अब यही मसला है, जो आइडियल गैस लॉ है ना, वो एग्जिस्ट करता है आइडियल गैसेस के लिए। अब सिंस वी नो कि आइडियल चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, ये वो आइडियल सिनेरियो के लिए है हमारा आइडियल गैस लॉ। तो कि आपने प्रेशर बढ़ाया तो पीवी कांस्टेंट है आपका, ठीक है, ये देखो कांस्टेंट आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। अब ये देखो, ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये आइडियल गैस है जो स्ट्रेट जा रही है, बाकी सब कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो ये लोग ऊपर जा रहे हैं इनको पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं, पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। यानी कि ये उस केस के लिए है कि पीवी जो है आपका ग्रेटर देन कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये कांस्टेंट की लाइन थी ब्लैक वाली, इससे जो ऊपर जा रहे हैं ये वो डिविएशन है जो ये उस वजह से हो रही है। किस वजह से? कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहा, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अब मैटर कर रहा है, कि इस वजह से पीवी जो है वो कांस्टेंट से बड़ी वैल्यू आ रही है। अब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी ऐड हो रहा है, तो पीवी की वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है, वॉल्यूम हाफ नहीं होता, वॉल्यूम हाफ से ज्यादा रह जाता है, तो इवेंचुअली क्या होता है, पीवी की वैल्यू बड़ी हो जाती है, कांस्टेंट से ऊपर निकल जाती है। और ये जो नीचे वाली है, ये क्या सीन है कि पीवी की वैल्यू कांस्टेंट से भी नीचे जा रही है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से जो वॉल्यूम हाफ होना था वो हाफ से भी कम हो गया। ये नीचे वाली जो डिविएशन है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव डिविएशन, ये होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। ये नेगेटिव डिविएशन जो है, दिस हैपेंस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये जितना, ये जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतनी स्ट्रांग है, क्योंकि वो वॉल्यूम को बिल्कुल कम करती जा रही है। ठीक है, यानी कि लेट से वॉल्यूम अगर 5 होना था, उन्होंने 3 कर दिया, तो जब पी से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट से कम वैल्यू आएगी। सही है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन होती है। इसको और करते हैं। देखो, देखो ये सिनेरियो में दोबारा पढ़ रहा हूँ, assumption 5 वाली जो थी। This the case where it holds. It can only hold when the volume of gas molecules is negligible. If the volume is too high, the distance between the molecules is too high. Container का volume is too high. ये सिर्फ तब होल्ड करती है, एक्चुअली दोनों ही तब होल्ड करती है। ये देखो, पॉजिटिव डेविएशन एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पे। ये आइडियल गैस है, ये रियल गैस है जो एक्चुअल गैस है। ये पीवी से ऊपर वैल्यू देते हैं। वो क्या रहा है, बाय डबलिंग द प्रेशर वॉल्यूम डज नॉट रिड्यूस टू हाफ। वॉल्यूम हाफ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी ऐड हो रहा है। जब वो हाफ हुआ ही नहीं, तो वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ी रही, तो पी और वी का जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो कांस्टेंट की वैल्यू से ऊपर चला जाएगा। इस वजह से इसको पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। ये किस वजह से होती है? ये इस वजह से, नेगेटिव डेविएशन होगी। नेगेटिव से आता हूँ मैं अभी, से पॉजिटिव। ये पॉजिटिव समझ आ गई? जी। अच्छा, अब अगर आप नेगेटिव पे आओ, नेगेटिव डिविएशन कब होगी? नेगेटिव डिविएशन होगी कि आपका जब प्रेशर डबल करते हो, तो वॉल्यूम एंड्स अप बिकमिंग लेस देन हाफ। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से जो वॉल्यूम कम होना था ना, वो तो हुआ, लेकिन वो और कम हो गया। प्रेशर बढ़ाने से तो एक तो रीजन होगी ना, आपने प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स करीब आ गए। ठीक है, एक तो ये आपके वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। दूसरी रीजन ही हो जाती है वॉल्यूम रिड्यूस होने की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, नाउ दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो जाती है, सो दे आर गोइंग टू इवन कम क्लोजर। इस वजह से आपका जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो हाफ से भी कम चली जाएगी, तो आपका जो कांस्टेंट होगा उससे भी कम चले जाएगी। दिस इज नेगेटिव डिविएशन।
Negative deviation happens due to the strength of the force of attraction. It depends on the strength of intermolecular forces. ठीक है, अब वो वाली गैसेस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फॉर एग्जांपल, उनकी नेगेटिव डिविएशन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. जैसे अमोनिया, अमोनिया की नेगेटिव डिविएशन बहुत ज्यादा हो बिकॉज इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की काफी कम होगी क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही दो है सब. वी नो के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो इन अ नटशेल समटाइम्स यू कैन नॉट कंप्रेस द गैस इनफ. गैस उतनी कंप्रेस ही नहीं हो पाती, वॉल्यूम उतना हाफ ही नहीं हो पाता, उसको कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन. एंड अदर टाइम्स यू एंड अप कंप्रेसिंग द गैस टू मच, तो आपका वॉल्यूम हाफ से भी नीचे चला जाता है, उसको कहते हैं नेगेटिव डिविएशन. ठीक है, सो all the real gases face these two problems. One is dependent on the strength of the intermolecular forces, and the other on the external factor of bond. तो पॉजिटिव डिविएशन क्यों हो रही है? पीवी कांस्टेंट से ज्यादा निकल रहा है. नेगेटिव डिविएशन क्यों हो रही है? पीवी कांस्टेंट से कम आ रहा है. ये देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ये नेगेटिव डिविएशन देखो बढ़ती जाएगी. और अमोनिया की देखो नेगेटिव डिविएशन सबसे ज्यादा. आइडियल गैस ऑब्वियसली सीधी जाएगी. आइडियल गैस ये कहती है कि आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. ये आइडियल गैस. तो basically, in a nutshell, how can you make a gas behave ideally? That becomes a question for us. हर वो फैक्टर जो वॉल्यूम को बढ़ा दे वो गैस को आइडियल बना. हर वो फैक्टर जो वॉल्यूम को बढ़ा दे, जैसे टेम्परेचर हाई रखोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा. तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आर गोइंग टू मेक द गैस मोर आइडियल. एंड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आफ्टर क्लास नहीं, आफ्टर क्लास. अभी बैठ मम्मी आपको बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर क्लास. So high pressure and low temperature will make the gas less ideal. Okay. आइडियल गैस होती कौन सी है? आइडियल गैसेस कोई होती ही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं आइडियल गैसेस. आइडियल गैसेस कंडीशन आइडियल गैस की तरह बिहेव करवा सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी कुछ कंडीशंस में करवा सकते हैं. जैसे हम बहुत हाई टेम्परेचर रखें और बहुत लो प्रेशर रखें तो वॉल्यूम मैक्सिमम, तो उसमें करवा सकते हैं. ठीक है, इसके क्वेश्चंस करते हैं. Let them help it summarize. ओके, क्वेश्चन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे अंदाजा हो ही रहा है क्या करना है. हमें जनरल गैस इक्वेशन यूज करनी है टू कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ डी. एमआर निकालना है इसका. तो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है. तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअली इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट.
तो अगर मुझे इसका एम आर निकालना है, फॉर्मूला तो मेरे पास वही है ना, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एम आर। ठीक है, मास मुझे दिया हुआ है, एम आर मुझे निकालना है और मोल्स भी मुझे निकालने हैं। ये दिया हुआ है मुझे, मास दिया हुआ है इसमें से। तो मोल्स में निकाल लेता हूँ, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। तो प्रेशर इज 101,325 है पास्कल में, ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 1 dm³ में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ये 1000 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.001। 1 dm³ में 1000 मीटर क्यूब होते हैं। और आर आपका 8.31 होता है। और टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 + 273 केल्विन, 273। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 0.0447 मोल्स। ये मोल्स आ गए, एम आर निकाले, एम आर विल बी इक्वल टू mass ओवर मोल्स। mass is 4.13 and moles is 0.0447। so ये आएगा हमारे पास 92.4। ये एम आर आ गया हमारे पास। अच्छा, use your answer to 1 to determine the molecular formula of D. If you were unable to calculate the MR, assume that MR is 130.5। नहीं, MR तुमने निकाल लिया, कह रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, डी का क्वेश्चन पता पड़ेगा यार। 92.5। इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि हेलोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट हेलोजन एटम्स दैट आर ओके। डी जो हमने निकाला है वो भी इंटर हेलोजन कंपाउंड। अच्छा, इसके लिए हमें सबके एटॉमिक मासेस का पता होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है जो 92.4, ये 92.5 के आसपास ही था, 92.4 92.5 के, विच मीन्स के देखो 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब इसमें क्लोरीन तो है जो 0.5 तक जा रही है बात। इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि इसमें क्लोरीन है। ठीक है, इसके बाद फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19। ठीक है, और क्लोरीन इसमें एक ही हो सकती है, दो होंगी तो वो होती तो 70 हो जाता। ये 92.5 लेकर जाना है अगर आपने, तो आपकी एक ही क्लोरीन होगी। ठीक है, ऑड नंबर में क्लोरीन होनी चाहिए ना, तभी 0.5 आएगा इनसे। तो एक तो क्लोरीन है इसमें, ये तो हमें कंफर्म। फ्लोरीन चेक कर लेते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19। तो अगर फ्लोरीन में दो लेता हूँ तो मेरे पास ये 38 हो जाता है। 38 और 35 ऐड करें तो नहीं बनता ना। अगर मैं फ्लोरीन एक और लूँ तो ये 48 और कितना बन जाएगा, 57। 57, यस। 57 + 35.5 करूँ तो ये बन जाएगा 55.57 करूँ में बन जाएगा ये। ठीक है, 3 एफ आ रहे हैं और एक सी एल, सी एल एफ। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल है, यहाँ पे आएगा सर, सी एल एफ। ये हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। ब्रोमीन का तो एटॉमिक मास ही बहुत ज्यादा होता है। ये मुझे सिर्फ 92.4 92.5 से ही अंदाजा हुआ है कि ये क्लोरीन है, क्योंकि 35.5 उसी में आता है। अच्छा जी। द ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पीवी एंड पी एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर CHF3। अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेट 3 बेसिक assumptions the scientists make about properties of ideal gases। सिंपल कर लो यार, collisions are elastic। तीन बेसिक assumptions करनी है ना, collisions are elastic। जो कंट्रोवर्शियल वाली हैं वो चाहे नहीं करो, ठीक है, कर भी दोगे उसमें कोई मसला नहीं है, मतलब वो तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है, तुम लिख सकते हो कि वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, लिख भी सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो भी लिख सकते हो कि रैंडम एंड रैपिड कोलिजंस, random and rapid movement, they move randomly and rapidly, और negligible forces of attraction। इसको ऑब्वियसली आप लोगों ने पूरे सेंटेंस में लिखना है यार, ये ऐसे सिर्फ
टर्म नहीं लिख देनी, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है. दे कोलिजन्स आर इलास्टिक, दे हैव रैंडम एंड रैपिड मूवमेंट. gas molecules basically. They have negligible forces of attraction. Explain why CHF3 deviates from the properties of ideal gas at pressures greater than 300 atm. वो कह रहे हैं ये बेसिकली हाई प्रेशर की बात ही कह रहे हैं. हाई प्रेशर पे वो कह रहे हैं डिविएट क्यों करती है. ये देखो यहाँ के बाद इसने डिविएट किया एकदम से. तो हाई प्रेशर का मतलब है वॉल्यूम कम हो रहा है ना. मॉलिक्यूल जब कम हो रहा होगा, सॉरी प्रेशर जब वॉल्यूम जब कम हो रहा होगा तो जो पार्टिकल्स का साइज है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा. तो आप यही यहाँ पे बताएंगे कि यार भाई वॉल्यूम डिक्रीजेस as particles come closer. Volume decreases as particles come closer, which makes particle size more significant. Particle size significant. इस वजह से deviate है. अच्छा ये मैंने एक ही क्वेश्चन देखा है वेपर प्रेशर का. ठीक है, लिक्विड इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं. ये वेपर प्रेशर की सिर्फ डेफिनेशन आपको लिखनी होगी. सर पार्टिकल साइज पे और एक्सप्लेन तो नहीं करना होगा? नहीं बस बहुत है, और क्या लिखना, 2 मार्क्स हो गए. अच्छा जो हमने किया है उसको क्वेश्चंस, ये वही वाला है कूलिंग कर्व जो आती थी वो लेवल्स में भी. अच्छा ये वाला अच्छा सवाल है. The relationship PV is equal to nRT can be derived from the laws of mechanics. अच्छा ये 3 बनाए हुए हैं उसने, T1 T2 और T3. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ वन लाइन ऑन द ग्राफ टू शो व्हाट द रिलेशनशिप शुड बी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए लाइन बना दी हमने. आइडियल गैस क्या होती है, पीवी कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन स्केल रख के बना दोगे. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन स्केल रख के बना देनी और कुछ नहीं करना. State and explain with reference to the graph which one is the lowest temperature. देखो टेम्परेचर जितना कम होगा ना वॉल्यूम उतना कम होगा और डिविएशन उतनी ज्यादा होगा. ठीक है, तो इसमें से कौन सा टेम्परेचर सबसे लो होगा जिसमें डिविएशन सबसे ज्यादा. डिविएशन किसमें सबसे ज्यादा है आपकी, T1 में. T1 is going to be the lowest. T1 is the lowest temperature because it has the greatest diffusion, greatest amount of diffusion. T1 is the lowest as it shows the greatest deviation. As it shows the greatest deviation. Explain your answer to 2 with reference to intermolecular forces. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगे ना. डिविएशन ज्यादा क्यों हो रही है, वॉल्यूम जब कम हो रहा है मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है सिग्निफिकेंट हो जाती है. So intermolecular forces become more significant. Molecular forces become more significant. There you go. State and explain the effect of pressure on the extent to which a gas deviates from ideal behavior. जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना पार्टिकल्स का वॉल्यूम ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा. बस यही लिखना है आपने. increasing pressure decreases volume, which makes volume of particles more significant. More significant. अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं a flask with volume of 100 centimeter cube was first weighed with air filling the flask. अच्छा, and then with another gas Y filling the flask. तो फ्लास्क को मेजर किया पहले उसने, एक 100 सेंटीमीटर क्यूब का फ्लास्क है, उसको पहले मेजर किया, वे किया उसने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और फिर मेजर किया उसने इन द प्रेजेंस ऑफ वाई.
टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, प्रेशर दिया हुआ है हमें, एम आर निकालना है, एम आर निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए। हमारे पास क्या नहीं है वो देखने मैंने, पी वी इक्वल टू एन आर टी करूँ अगर मैं इसको, टेम्परेचर है मेरे पास, वॉल्यूम भी है मेरे पास, प्रेशर भी है, तो आई कैन कैलकुलेट मोल्स, राइट। मुझे एम आर निकालने, मेरे पास मैथ्स, मुझे बेसिकली मैथ्स चाहिए इसका। अगर मैं इसी में इसको, ये बाय द वे इसको इंसर्ट करके भी बना सकते हो, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एम आर, तो एक ही फॉर्मूला भी बना सकते हो इसको। एम आर निकालना है ना, तो एक ही दफा लग जाएगा, एम आर टी ओवर टी। एनीवे, अब मैथ्स निकालना है हमने किसका, वाई का, क्योंकि एम आर आपको वाई का चाहिए, तो मैथ्स भी आपको वाई का चाहिए होगा। कैसे निकालें, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें डेंसिटी भी दी हुई है एक चीज, ओके, डेंसिटी भी दी हुई है, मास ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग एयर दिया हुआ है, और मास ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग वाई दिया हुआ है, तो हमें मास ऑफ वाई चाहिए, ओके। एयर की डेंसिटी आपको इसलिए दी हुई है उसने, ताकि आप एयर का मास निकालें। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी 0.00118, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम इज 100। हमारे पास मास जो एयर का आ रहा है दैट इज 0.118 ग्राम्स। तो मास ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग एयर ये था, तो मास ऑफ फ्लास्क कितना आएगा, एयर का मास माइनस कर दोगे तो फ्लास्क का मास आ जाएगा 47.930 माइनस 0.118, ये कितना आएगा आपका, ये मास ऑफ फ्लास्क का है 47.812। इसके बाद इसने मास ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग वाई भी निकाला हुआ, मास ऑफ फ्लास्क आ गया हमारे पास, मास ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग वाई भी है, तो मास ऑफ वाई आ गया, मास ऑफ वाई निकालना है आपने, तो आपसे मास ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग वाई माइनस मास ऑफ फ्लास्क करेंगे तो वाई का मास आ जाएगा 47.989 माइनस 47.812, that will be equal to 0.177 ग्राम्स। ऐसा आ गया मेरे पास, अब वैल्यूज प्लग इन कर लो इसके अंदर। एम है हमारे पास 0.177, आर इज 8.31, टी इज 26 प्लस 273, 299 डिवाइडेड बाय एम आर, नहीं डिवाइडेड बाय पी वी। प्रेशर कितना है मेरे पास पास्कल में, ये 1 × 10⁵ और वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटी को मीटर में करना होता है, तो ये बेसिकली 10 × 10 × 10 होगा, राइट। ये 10⁻⁻6 होगा। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है अगर आपने, ये कन्वर्जन आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो इसको 10⁻⁻6 करना, जिस तरह वो डीएम क्यूब से जब आपने मीटर क्यूब में करना था, तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, एक डीएम क्यूब में 1000 मीटर क्यूब होता है, तो इस हिसाब से आपका सीएम क्यूब को भी आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। आपको पता है सेंटीमीटर और मीटर के अंदर 100 का होता है ना, तो जब क्यूब होगा तो 100 × 100 × 100 होगा, 10⁻⁶ आएगा, तो ये होगा 100 × 10⁻⁻6 पर आ गया। एम आर हमारे पास आ रहा है इक्वल टू 44। एक क्वेश्चन इसी तरह का ही है, अब कुछ डिफरेंट सवाल कर लेते हैं। प्लेस द फॉलोइंग गैसेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइडियल बिहेवियर। मोस्ट लीस्ट आइडियल तो हमारा पता है मुझे, अमोनिया ही है, क्योंकि इट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसके बाद नियोन और नाइट्रोजन के अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ, नाइट्रोजन हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स, नियोन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के 14 क्यों है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है, तो एक नाइट्रोजन जो होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, N2 के अंदर जो है वो 14 है, ठीक है। सी कर रहा हूँ मैं, तो आपका क्या बनेगा, ये नियोन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया। अमोनिया लीस्ट आइडियल इस वजह से है बिकॉज अमोनिया हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
सर नियॉन इसलिए होगा हम्म क्योंकि वो नो सॉरी नियॉन होगा। नियॉन हमारी इसलिए आवाज स्टार्ट होगा क्योंकि वो नोबल गैस है। हमारी आवाज कट रही है। नियॉन मोस्ट आइडियल इसलिए होगा क्योंकि वो नोबल गैस है। नॉट जस्ट दैट, स्पीकर्स के इलेक्ट्रॉन्स भी कम है ना। इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग होगी। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू नियॉन। ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है। बॉन्डिंग एंड ammonia has hydrogen bonding, which is the strongest intermolecular force, which is the strongest intermolecular force। आप पूरा लिखेंगे, मैं IMF लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारी नाइट्रोजन है has stronger van der Waals forces due to greater number of electrons By using kinetic particle model, explain why a liquid eventually becomes a gas as the temperature is increased। Obviously ना, पहले kinetic energy वो gain करता है और intermolecular forces ओवरकम हो जाती हैं। लिक्विड से गैस कैसे बनता है? लिक्विड से गैस ही बनता है ना, पहले मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे चली जाती है तो फिर वही जो आप हीट उनको दे रहे होते हो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने में लग जाती है। मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड forces of attraction are overcome. Explain in terms of chemical bonds and intermolecular forces present by CO2 is a gas and SiO2 is a solid। The SiO2 is sand, right? CO2 का बताएंगे ना इसमें कि CO2 is a simple molecular structure। ये again O level concept है, ये सॉलिड्स में जो हमने कल पढ़े थे। CO2 is a simple molecular structure and has weak intermolecular forces and has weak van der Waals forces which are easy to overcome। और SiO2 is a macromolecule, तो इसने and have strong covalent bonds which are difficult to break। Draw a simple diagram to show the structure of SiO2। Your diagram should contain at least 2 silicon atoms। मैंने बताया था आपको बना के भी, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होता है। आफ्टर क्लास graphite is a form of carbon that is a conductor of electricity। Give a simple explanation for this property against free electrons। Which type of particles are present in iodine crystals? Give their formula। Iodine is I2। पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयोडीन I2 की फॉर्म में होता है। पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स। अगर ये आयोनिक कंपाउंड होता है और पार्टिकल पूछा तो आप आइंस लिखते हैं, फॉर्मूला होगा I2। Explain in terms of forces present in the solid structure why copper remains a solid at 50। बॉन्डिंग का बताना है उसको। It has strong electrostatic force of attraction between positive ions and delocalized electrons। ये प्राइमरीली इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो ये न्यूमेरिकल्स हैं, और ये जो assumptions वाले सवाल आते हैं ना जो हमने आज किया है। जो बाकी सब पुराने हैं, जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने ओ लेवल्स में पढ़े थे ना, कोवेलेंट, सिंपल मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक, बस बाकी सब हो गया। कुछ शायद तुम लोग को मसला नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर आप एमसीक्यूज कब करवाएंगे? यार MCQs को करूँ? गुड क्वेश्चन। MCQs यूजुअली ना यार वो ओवरलैप इतने ज्यादा करते हैं। सर इस मैं टॉपिक सोच के रहा था। बहुत हम्म इस टॉपिक के ज्यादा ट्रिकी हैं। इस टॉपिक के ज्यादा ट्रिकी है। चलो देखता हूँ मैं, करते हैं MCQs का भी कुछ। मैं भी फोकस कर रहा हूँ कि तुम लोग का P2 खत्म हो जाए पहले।
फिर एमसीक्यूज की अलहदा से हम लोग एक पूरा मंथ एमसीक्यूज का रख लेंगे। सर मिड से पहले कर लेगा वरना मसला हो जाएगा। मिड्स कब है दिसंबर के शुरू में ही होता है। और कितना सिलेबस आ फर्स्ट रहा है? अभी पूरा नहीं करा हमने, एनर्जेटिक्स तक करा है अब तक। सही है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन? हादिया, माइला, उमैमा चली गई है। नो सर। ओ, ओके देन, सी यू गाइस ऑन फ्राइडे। अल्लाह हाफिज़।